Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from question number 10. From the following information, calculate operating profit before working capital changes. तो 1 to 9 क्वेश्चन में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना सीखा और यहाँ से क्वेश्चन से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे। तो ये सारे जो हेड्स हैं ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा जाता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। सो उसी तरीके से अब हम पहले ये सीखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, गुडविल एमोटाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने पहले तो ये बोला है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ है वो मस्ट है देखने से पहले क्वेश्चंस की वीडियो, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखनी है एंड देन क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, और देख चुके हैं तो ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का तो एक ही रहने वाला है और वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये तो सबसे पहले आना ही आना है, तो सबसे पहले मेंशन कर दिया इसे। और इस बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो लिख दिया 4,47,000। अब क्या होता है, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं तो उसमें हम नॉन कैश आइटम्स की भी एडजस्टमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, तो उसे ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको पहले सारी चीज़ों के रीजंस बता रही हूँ। उसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स है, तो बोरोविंग्स कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग में, उससे ऐड किया जाएगा। जो गुडविल एमोटाइज हुई है उसे ऐड किया जाएगा, तो कि ये क्या है, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाता है। फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करके उसको माइनस किया जाता है, और जो भी लॉस होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करके उसे प्लस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो लॉस को ऐड किया जाएगा और प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है। ये बात तो ठीक है, बट इनकम तो है बट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हुई है, और इन्वेस्टमेंट्स तो फिक्स्ड एसेट है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होना चाहिए था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग में नहीं होगा तो ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे और इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, इसीलिए उसको यहाँ पे माइनस किया जाएगा। जो सबसे पहले गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो उसे ऐड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जिसका अमाउंट गिवन है 84,000 का, सबसे पहले इसे ऐड कर दिया। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, मतलब हमने बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि ये हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, माइनस होना चाहिए, बट ऑपरेटिंग में माइनस थोड़ी होगा, बोरोविंग्स तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होंगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। तो यहाँ पे पहले प्लस कर देते हैं, तो कि इस क्वेश्चन में तो यहीं की बात करनी है, तो 16,800 यहाँ प्लस हो गया। नेक्स्ट है गुडविल एमोटाइज, तो ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर। देखो गुडविल की वैल्यू कम हो गई, एमोटाइज हो गई, तो वो उससे कोई एक्सपेंडिचर थोड़ी हुआ, हमारा कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो तो नहीं हुआ, तो डैट्स वाई वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। सिमिलरली मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई बट उससे कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 18,600 भी ऐड हो गया। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो जो लॉस होता है उसे हमेशा ऐड ही किया जाता है और प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000, ठीक है। अब देखो वैसे तो लॉस होगा तो मतलब हमारे लिए नुकसान है, बट इसको यहाँ पे ऐड करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब हमने रिडम्पशन किया प्रीमियम, मतलब कि देखो प्रीमियम मिला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उसे इग्नोर करेंगे।
ठीक है, तो ये भी पहले तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड तो किया जाता है, ठीक है, पर कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे माइनस होगा 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हुआ कैश का इनफ्लो ही है, क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, पर उसको यहाँ पे माइनस किया जाएगा बिकॉज इसको ऐड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किया जाएगा और यहाँ पे माइनस किया जाएगा। तो 27,600 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अगर आप इन सबको प्लस करके दोनों अमाउंट माइनस करोगे तो 5,44,800 आ जाएगा, जो कि आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और यहाँ पे इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल गिवन है, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में बताया हुआ है कि जनरल रिजर्व कितना है और सरप्लस कितना है, फिर डेप्रिसिएशन भी बताया हुआ है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के क्या रीज़न है, देखो सबसे पहले तो हमें इसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या होगी। तो पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे, और इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं गिवन, तो वो भी पहले खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते थे तो उस पर सबसे पहले लिखते थे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये तो 1 to 9 क्वेश्चन में यही सेम फॉर्मेट फॉलो किया है और वही यहाँ पे भी करेंगे। तो करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर वाला माइनस करते थे, यानी 1,70,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 70,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब उसके बाद देखो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। अब हम इसके बाद क्या लेंगे, जनरल रिजर्व ऐड करेंगे इसमें। तो जनरल रिजर्व कैसे आएगा, करंट ईयर का कितना है 5 लाख और प्रीवियस ईयर का कितना था 4 लाख, तो कितना आ गया 1 लाख रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब जो रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स जो अकाउंट में गिवन था इसे इंक्लूड कर लिया। अब इसके अलावा और क्या आएगा, यहाँ पे क्या प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, नहीं गिवन, जो ले रहे थे हम वहाँ पे। इसके अलावा इसमें से हम कुछ भी नहीं लेते थे सिवाय एक चीज़ के, और वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लिया जाता है। तो करंट ईयर का कितना है 1 लाख रुपीज़ का है। तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करके क्या आ जाएगा 2,70,000। तो ये 2,70,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब मेन बात यह आती है कि ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसी होगी कि कौन सी चीज़ को इंक्लूड करना है और कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है। तो उसका सिंपल सा जो वे है वो यही है कि सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन में सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन था। तो अगर आपने फॉर्मेट देखा है फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना हो या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना हो, ये इंक्लूड नहीं होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मतलब बेसिकली दोनों चीज़ें ही थी, वो ले ली। उसके बाद ट्रेड पेबल्स नहीं आते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना था वो ले लिया। उसके बाद पीपीई या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में से भी कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, ना ही करंट एसेट्स आते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करके समझ में आ गया कि कुछ भी उसमें से इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें गिवन है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हालांकि डेप्रिसिएशन जो है वो है एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश है, इसीलिए उसे ऐड कर दिया जाता है। तो और कुछ यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे डेप्रिसिएशन को 75,000 का ऐड करेंगे। तो ऐड करके आ जाएगा यहाँ पे 3,45,000। तो ये 3,45,000 क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा हमें दे दिया, मतलब अब फुल फ्लैश बोल दिया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है, ठीक है। तो मतलब हमें इसमें क्या करना है, पहले
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड कुछ फर्दर अगर कोई आइटम्स गिवन होंगे तो उनका ट्रीटमेंट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे हमें सरप्लस गिवन है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके ये पता लगाएंगे कि कौन सा आइटम रेलिवेंट है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले सरप्लस कहाँ पे यूज होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए। नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो जो ये ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो ये करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज होती है ना, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसे माइनस में लिखा जाता है, और अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उन्हें प्लस में लिखा जाता है। रीजन लास्ट वीडियोस में समझा चुकी हूँ बट एक बार फिर से समझा रही हूँ, तो सुनिए। देखिए जैसे कोई भी करंट लाइबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्रेडिटर्स हैं और अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले मेरे क्रेडिटर 40,000 के थे और अब मतलब 2022 में 40,000 के थे, बट 2023 में वो 50,000 के हो गए हैं। तो आप बोलोगे कि मैम लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बट लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई बट हमारे पास कैश तो बढ़ गई ना। मतलब पहले मैंने किसी से 40,000 रुपये उधार लिए हुए थे, तो अब मैंने उससे 10,000 और उधार ले ली, तो मेरे तो कैश बढ़ गया। तो इसीलिए जब भी मेरी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे प्लस में लिखा जाता है। अब वही एग्जाम्पल लेते हैं करंट एसेट्स का। मान लो जो मेरे डेटर्स थे, ठीक है, वो पहले कितने के थे, 40,000 के थे पिछले साल में, और इस साल वो हो गए हैं 50,000 के। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कैश कम हो गई ना स्टूडेंट। मतलब पहले मैंने किसी को 40,000 रुपये उधार दिए हुए थे और अब मैंने 10,000 और दे दिए, मतलब मेरी फॉर्म में से तो कैश चली गई ना। आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को देखना है कि कैश बढ़ रही है या कम हो रही है। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि अच्छा मैम एसेट तो बढ़ गया ना, एसेट नहीं, कैश देखो। आप किसी को उधार दे रहे हो, आपकी फॉर्म में से कैश कम हो गई, तो इसीलिए जब भी डेटर्स बढ़ते हैं, मतलब कोई भी करंट एसेट अगर बढ़ता है तो उसे माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव बिल पेबल्स, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली हम लोगों के करंट लाइबिलिटीज हैं। तो अगर ये बढ़ेंगे तो आप माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ये बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। मतलब क्या रहता है ना, उल्टा रहता है। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो उन्हें प्लस कर देते हैं, बट अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे बिल पेबल बढ़ गए, मतलब मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया, तो उसे प्लस में लिखेंगे क्योंकि कैश का इनफ्लो होगा। और वही मान लो अगर मैंने कोई भी करंट एसेट्स खरीद लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बिल रिसीवेबल आया है, मतलब मैंने किसी को पैसा दिया था और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको 3 महीने बाद वापस दूंगा। बिल रिसीवेबल और पेबल का तो यही मतलब होता है, मतलब मेरी फर्म में से तो कैश का आउटफ्लो हो गया ना। तो इसीलिए कभी भी करंट एसेट के बढ़ने पे माइनस करना होगा, करंट लाइबिलिटी के बढ़ने पे प्लस, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसे माइनस, और अगर करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो प्लस। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी मान लो फर्नीचर खरीदते हैं तो एसेट तो आ जाता है बट कैश कम हो जाती है ना, तो इसलिए सीन रहता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, करंट एसेट के बढ़ने पे माइनस और कम होने पे प्लस, और करंट लाइबिलिटी के बढ़ने पे प्लस और कम होने पे माइनस। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। अब जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल्स है तो ये पिछले साल 31,000 के थे और इस साल 25,000 के हो गए, तो कम हो गए हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज भी करंट एसेट है जो कि पिछले साल 60,000 की थी, इस साल 80,000 की हो गई है। मतलब देखो इन्वेंट्री करंट एसेट तो मेरी फॉर्म में आ गया, इन्वेंट्री तो बढ़ गई, बट वो इन्वेंट्री को खरीदने के लिए मेरी कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि पहले 21,000 का था, इस बार 12,000 का हो गया, मतलब कम हो गया है, तो इसे माइनस करेंगे बिकॉज इसका मतलब मैंने कुछ रेंट पे कर दिया है, तो मेरा कैश का आउटफ्लो हो गया है। तो करंट लाइबिलिटी कम हुई है तो इसे भी माइनस करेंगे। फिर गुडविल है जो कि पहले 38,000 की थी, अब 30,000 की हो गई है। इट मीन्स अब आप खुद बताओगे कि इसको क्या करेंगे। देन प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 की थी, अब 1,000 की हो गई है, और क्रेडिटर्स पहले 19,000 के थे, अब 13,000 रुपये के हो गए हैं। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पे हिंट गिवन है कि डिक्रीज इन गुडविल विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट बीइंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। आपको इसको नहीं ध्यान देना है, खुद करना है क्योंकि एग्जाम में हिंट नहीं आएगा।
अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता था, जैसे प्रोपोज डिविडेंड हो या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स हो, बट वैसा मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, जो मेन चीजें होती है जिसको इंक्लूड किया जाता है, तो वो तो नहीं है। तो सिंपली मुझे ये दिख गया कि जो मेरा इस बार नेट प्रॉफिट है ना बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो और कुछ नहीं है, वो बेसिकली सरप्लस ही है, ठीक है, जिसमें हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। दैट इज 80,000 माइनस 60,000, तो क्या और कुछ गिवन ही नहीं है, तो डायरेक्टली यही बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब एक एक करके देखो, चलना हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पड़ेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे। उसके लिए हमें नॉन कैश की चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में से नॉन कैश कौन से एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं, सबसे पहले मुझे दिख रहा है गुडविल, तो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगी। तो देखो गुडविल जो है ना स्टूडेंट, वो मेरी कम हो रही है, ठीक है। तो गुडविल कितनी कम हो रही है, पहले 38,000 की थी और अब 30,000 की हो गई है, तो ये 8,000 आप लोगे, ठीक है। उसके बाद और क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी एक मशीनरी है, तो मैं जैसे मेरे को पता है कि मेरी मशीनरी की वैल्यू को डेप्रिशिएट होना है, कम होना है, तो मैं क्या करती हूँ, फॉर अ सेफर साइड मैं एक प्रोविजन बना के रखती हूँ कि जितनी भी कम हो रही है, जैसे कई कंपनी साइड बाय साइड एक प्रोविजन बनाती जाती हैं, ठीक है। ओके, तो पहले 40,000 एंड नाउ 30,000, तो 10,000 रुपये ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो 38,000 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहे थे, कम, तो मतलब प्लस होगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि पहले 31,000 के थे और अब 25,000 के हो गए। इट मीन्स 6,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, जो कि बढ़ रही हैं, तो उसे तो माइनस करना है, तो बाद में लिखेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कम हो रहा है, तो इसको भी बाद में लिखेंगे। देन गुडविल को इंक्लूड कर लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो रही है, इसे लेंगे यहाँ पे, बिकॉज इट इज डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि पहले 2,000 की थी और अब 1,000 की हो गई, तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। फिर क्रेडिटर्स जो कि कम हो रहे हैं, तो उसे भी माइनस करेंगे। तो अब माइनस करने वाली चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आ गया इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं तो करंट एसेट बढ़ रहे हैं, तो माइनस करेंगे। 80,000 माइनस 60,000, तो 20,000 आ गया। उसके बाद क्या बचा, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो देखो इसको भी माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि आ गया 9,000 रुपये का। उसके बाद लेंगे ट्रेड पेबल्स, जो कि आ गए 6,000 रुपये के। तो अब इन सब चीज़ों को, मतलब कि 38,000 में अगर आप 7,000 प्लस करोगे और 35,000 माइनस कर दोगे, तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो ये 10,000 क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकला, फॉर्मेट देखो थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हो गया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट, उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, फिर उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल के आया। नाउ क्वेश्चन 13, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट फॉर डिविडेंड गिवन है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, फिर बताया हुआ है कि फाइनल डिविडेंड कितना पे हुआ है पूरे साल में, फिर डेप्रिसिएशन, देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स एमोटाइज, पेटेंट्स क्या होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स, ठीक है, फिर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, देन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट फॉर डिविडेंड गिवन है, तो मैंने इसे ऐड कर दिया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया, 2,15,000 रुपये का, विच इज़ बेसिकली नेट प्रॉफिट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि अब देखो
क्वेश्चन में आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स से बिफोर पे पहुंचना है। तो सबसे पहले आफ्टर वाला लिखा जो कि 2,15,000 रुपये का है, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें जैसे उन्होंने बोला हुआ था आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट गिवन था तो हम इसको प्लस कर रहे हैं 45,000 को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब माइनस किया हुआ था तो हम प्लस कर देंगे, प्लस फाइनल डिविडेंड। तो कि डिविडेंड पे किया है तो माइनस तो ज़रूर होगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होगा तो ऑपरेटिंग में उसको प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में गिवन था इनकम टैक्स रिफंड, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड जो कि कितने का है, 30,000 रुपये का, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2,80,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो दिख ही रहा है आपको कि वो बोल ही रहा है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इनकम टैक्स रिफंड इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, उस वाले प्रॉफिट पे पहुंचना है जिसपे इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट ना हुआ हो, और ये 2,15,000 वो वाला गिवन था जिसपे इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हो चुका था। तो हमने क्या किया, उन्होंने टैक्स को माइनस करके दे रखा था, हमने प्लस कर दिया। उन्होंने फाइनल डिविडेंड को माइनस करके दे रखा था, प्लस कर दिया। उन्होंने इनकम टैक्स रिफंड को प्लस करके दे रखा था, हमने माइनस कर दिया, और जो चीज़ चाहिए थी उस तक पहुंच गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके लिए नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा। तो नॉन कैश आइटम में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो कि 25,000 रुपये की गिवन है, तो उसे प्लस कर देंगे 25,000, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर गिवन है, तो देखो अगर कोई लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे और कोई प्रॉफिट है तो उसे माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इसको कर देंगे प्लस 30,000। फिर पेटेंट्स एमोटाइज्ड गिवन है तो उसे भी प्लस करेंगे, पेटेंट्स एमोटाइज्ड, तो कि ये भी नॉन कैश है, 30,000 रुपये का ये भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो इसे तो माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो कि 70,000 का गिवन है। तो अगर 2,80,000 में आप 35,000 प्लस 30,000 दैट इज 65,000 प्लस करोगे और 70,000 माइनस करोगे तो आपके पास 2,75,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, क्योंकि नॉन कैश आइटम का ट्रीटमेंट कर लिया तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले पे पहुंच गए। अब क्या करेंगे, कोई भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसे माइनस करेंगे, तो लेस इनकम टैक्स रिफंड। बट यहाँ पे जो भी इनकम टैक्स लिया जाता है ना वो हमेशा नेट लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इनकम टैक्स रिफंड कैसे आएगा, क्या हमें क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था तो 45,000 का गिवन था और रिफंड कितना हुआ है 30,000 रुपये का, तो यहाँ पे नेट लेंगे। तो अगर यहाँ से हम नेट अमाउंट माइनस करेंगे तो 2,60,000 रुपये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नेट इनकम टैक्स रिफंड, नेट लेना है। देखो टैक्स इतना था और इतना रिफंड मिला है तो नेट कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन तो पहले से ही सब कुछ किया हुआ है, हर एक आइटम पहले से डिस्कस्ड है, बस एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेट इनकम टैक्स रिफंड लेना है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो 45,000 का है और जो रिफंड हुआ है वो 30,000 रुपये का हुआ है, यानी कि नेट कितना हो गया 15,000 रुपये। बस इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब 14th क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, प्रॉफिट है 7 लाख रुपए का, पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है ना ये निकालने के टाइम पे क्या क्या आइटम्स ऑलरेडी कंसिडर्ड है, डेप्रिसिएशन कंसिडर कर लिया, गुडविल एमोटाइज कंसिडर कर लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट में से कितना अमाउंट निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया है। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है।
हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे पहुंचना है, ठीक है। तो अब मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी खुद निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी खुद निकालना है, और उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो ये प्रॉफिट है ये है 7 लाख रुपीज़ का। तो उन्होंने क्या किया, ये सब आइटम्स ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें डिविडेंड चाहिए, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, वो भी मुझे नहीं दिख रहा। अब कोई रिजर्व गिवन है, तो हाँ रिजर्व मुझे गिवन है, तो सिर्फ वो ऐड करेंगे, और कुछ है ही नहीं जो ऐड करना हो। तो जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा 60,000 रुपये का। तो ये 7,60,000 रुपये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो नॉन कैश क्या गिवन है, सबसे पहले दिख गया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो 40,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद और क्या दिख रहा है नॉन कैश, तो गुडविल अमोर्टाइज दिख रही है, उसे ऐड कर दीजिए 20,000 रुपये, ठीक है। तो जैसे टोटल कितना आ गया 60,000। तो अगर हम 7,60,000 में 60,000 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,20,000। अब कुछ माइनस करना है, तो बिल्कुल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा 90,000। तो ये कितना आ गया 7,30,000। तो ये 7,30,000 क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले है ट्रेड पेबल, जो कि पहले 75,000 के थे और अब 50,000 के हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं। तो हम भी माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल, कितने के 25,000 रुपये के। इसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, जो कि पहले 60,000 के थे अब 75,000 के हो गए हैं, मतलब करंट एसेट बढ़ गया है। करंट एसेट बढ़ने पे माइनस हो जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी कि क्यों होता है, रीज़न बार बार नहीं बताना है मुझे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि पहले 18,000 के थे अब 10,000 के हो गए, मतलब करंट एसेट कम हो गया है। तो अगर करंट एसेट कम होता है तो उसे प्लस किया जाता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे, है ना। पहले 18,000 के और अब 10,000 के, यानी कि 8,000 रुपये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एंड नाउ यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 6,98,000 विच इज़ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कि प्लस आया है ना, तो इनफ्लो हुआ है ये। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन। देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, तो फटाफट से अब इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम करते हुए आए हैं, तो अभी क्वेश्चन हम स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट देखो कितने का गिवन है, 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट गिवन है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, कोई रिजर्व होगा, कोई डिविडेंड होगा, उसे ऐड करेंगे, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, उसे ऐड करेंगे। तो मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर दिख रहा है 30,000 रुपये, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी, ठीक है। जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज़, तो मेरे पास कितना आ गया 1,30,000 रुपये। तो ये 1,30,000 रुपये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब इसके अलावा देखो मुझे क्या गिवन था, मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है विच इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो उसे प्लस किया जाएगा 20,000 रुपये। देन मुझे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, मुझे दिख रहा है गुडविल अमोर्टाइज है 7,000 रुपये की, तो उसे भी ऐड कर दिया जाएगा, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। देन मुझे दिख रहा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मैं इसे क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो कि प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये आ गया 3,000 रुपये। तो ये सब करने के बाद मैं पहुंच गई नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे, क्योंकि अगर हम
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश आइटम्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच जाते हैं। अब बस लास्ट क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हुआ है तो माइनस कर दो, करंट एसेट्स में इंक्रीज माइनस हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगा 3,000 रुपये। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हुआ है प्लस कर दो, बिकॉज अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो उन्हें प्लस कर देते हैं, तो 6,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, है ना। ओके, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, तो कि करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो उन्हें माइनस कर देते हैं हम, तो 200 माइनस हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डिक्रीज हुआ है तो उसे भी माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे माइनस ही कर देते हैं। रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, राइट। तो यही सब चीज़ें आप करेंगे और ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो ये निकल के आएगा, जो कि क्या आया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.